किसी भी मुद्दे पर दो पक्ष आमने सामने होते हैं, पहला पक्ष उसका समर्थन करता है और दूसरा करता है उसका विरोध। अलग गोरखालैंड बनाने की मांग पर जो पक्ष इसका विरोध करते हैं उनके तर्क क्या हैं, आज हम उसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस चर्चा में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो गोरखालैंड मांग का विरोध करते हैं वो इस पर क्या तर्क देते हैं। मेरी राय में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान, संस्कृति, इतिहास और विरासत एवं परंपराओं को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए और गोरखा लोगों को भी यह अधिकार प्राप्त है। क्या देते हैं विरोधी तर्क? सबसे पहला तर्क, गोरखालैंड बना देने से अन्य प्रदेशों में जो अलग राज्य बनाने की मुहिम चल रही है वो बलवती होंगी, वहाँ अव्यवस्थाएं फैलेंगी। मसलन राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसे मरु प्रदेश की मांग की जा रही है कि उसे मरु प्रदेश बना देना चाहिए। वैसे ही गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग प्रदेशों की मांग काफ़ी समय से चल रही है, जिसमें शामिल हैं पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और अवध। इस तरह से अलग अलग प्रदेशों में जो मांगें चल रही हैं वो बलवती होंगी, वहाँ अव्यवस्थाएं फैलेंगी, ऐसा तर्क दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है, गोरखालैंड और गोरखा लोगों की मांग क्या है। गोरखा अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए एक अलग राज्य मांग रहे हैं। ये अलग देश नहीं मांग रहे हैं, ये एक अलग राज्य मांग रहे हैं। और उनका ये मानना है कि अलग राज्य बनने से उन्हें उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनकी संस्कृति की रक्षा होगी और उनकी संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होगी। दोनों मांगों में बिल्कुल अलग अलग हैं। दूसरे प्रदेशों में ये मांग होती है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उनका राजधानी दूर हो जाता है या एरिया बड़ा है तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट का ध्यान नहीं जा पाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि राज्य छोटा है हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं खत्म हो जाएं। गोरखालैंड की मांग बिल्कुल भिन्न है। इसी कड़ी में यदि हम देखते हैं तो राजस्थान में मरु प्रदेश की मांग हो, गुजरात में सौराष्ट्र की मांग हो या महाराष्ट्र में विदर्भ की या उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग राज्य बनाने की मांग हो, यहाँ पे सांस्कृतिक पहचान का संकट नहीं है। ये सब लोग सांस्कृतिक रूप से, खान पान से, वेशभूषा से, आचार व्यवहार से, बोलचाल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक पहचान की भिन्नता न के बराबर है, अथवा कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी है। इसलिए इस मांग को गोरखालैंड की मांग के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। दूसरा तर्क ये देते हैं कि क्या इतना छोटा राज्य होना चाहिए। हम देखेंगे कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग जो पहले एक ही ज़िला था, कलिम्पोंग को तो बाद में अलग किया, और कुर्सियांग और फुटहिल्स जो गोरखालैंड जिसको कहा जाता है, ये सारा इलाका करीब 3000 स्क्वायर किलोमीटर, 3000 से कुछ ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो क्या इतना छोटा राज्य होना चाहिए? तो हम देखेंगे कि हमारे भारत में लक्षद्वीप, गोवा जैसे राज्य पहले से हैं। दिल्ली का जो एरिया है वो जो गोरखालैंड, प्रोपोज्ड गोरखालैंड है, उससे आधी है। तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर गोवा को उनके सांस्कृतिक पहचान और विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग राज्य दिया जा सकता है तो गोरखालैंड को भी अलग राज्य बनाया जा सकता है, बनाया जाना चाहिए। इस तर्क में भी कोई दम नहीं है। तीसरा तर्क ये देते हैं कि बंगाल पहले भी विभाजन देख चुका है। पहला विभाजन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, और उसके बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान के हिस्से बांग्लादेश वाला एरिया जो आज का है, उस समय पूर्वी बंगाल था, वो पाकिस्तान को चला गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यापक तौर पे हिंसा हुई, लोगों का पलायन हुआ, हत्याएं हुई और धार्मिक विद्वेष फैला। तो अब यदि गोरखालैंड बनाते हैं तो ऐसी संभावना है कि उस तरह का विद्वेष का वातावरण अभी भी बन जाए। यह तर्क अपने आप में ही इतना झूठा और अतार्किक है कि जिसका जवाब दिया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु ये प्रश्न है तो इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1905 का विभाजन और बाद में 1947 का विभाजन, ये दोनों विभाजन का आधार मजहब था। ये दोनों विभाजन का आधार ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए 2 अलग अलग प्रदेश और बाद में 2 अलग अलग देश बना देने चाहिए। परंतु गोरखा लोगों के साथ ये समस्याएं नहीं हैं। गोरखा लोगों का इतिहास समरसता का है। इतिहास में एक भी ऐसी घटना नहीं है जहाँ पे गोरखा लोगों ने दूसरे किसी समुदाय के प्रति विद्वेष की भावना का प्रदर्शन किया हो। ऐसा इतिहास में एक उदाहरण भी नहीं है। 5वां तर्क ये है कि ये इतना छोटा प्रदेश होगा तो क्या यह इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अपने आप को पोषित करने में सक्षम होगा।
अब ये तर्क अपने आप में इतना छोटा है, इसको सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िलों में से ये गोरखालैंड वाला इलाका जो है और यहाँ जो दार्जिलिंग ज़िला है इसकी राजस्व सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ से बड़ी कमाई राजस्व के रूप में बंगाल की सरकार को जाती है, जिसका उपयोग बंगाल की सरकार प्रदेश के विकास में करती है। परंतु ये जो गोरखालैंड का प्रदेश है, दार्जिलिंग का जो इलाका है, ये अपेक्षाकृत हमेशा उपेक्षित ही रह जाता है। यदि आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इतना राजस्व देने के बाद भी उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। पांचवा तर्क ये देते हैं कि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आप इस पूरे इलाके के मैप को भारत की मैप में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्षेत्र से लगता हुआ एक कॉरिडोर, एक गलियारा जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट को भारत के अन्य प्रदेशों से कनेक्ट करने का वह एकमात्र रास्ता है। तो वो ये कहते हैं कि इस पे अगर यहाँ गोरखालैंड बना देते हैं और वहाँ बाद में कोई समस्या हो जाती है तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारत से कट जाएगा। अब ये तर्क अपने आप में इतना ही छोटा और घटिया है क्योंकि जो गोरखा होते हैं उनका देश प्रेम और उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा पे शक नहीं किया जा सकता है। उनका इतिहास है ऐसा जिसके लिए उनके निष्ठा और उनके कर्तव्यपरायणता और देश प्रेम की कस्में खाई जाती हैं। तो ऐसे समुदाय के लिए इस तरह का लांछन लगाना बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि इस प्रदेश को गोरखालैंड बनाया जाए तो वो जो कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ये लोग रहेंगे और यह एक वीर जाति है और वो लोग अपनी धरती को आतंकवाद के लिए, अलगाववाद के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये सरजिल इमाम जैसे लोग जो भारत के चिकन नेक को काट कर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं, ये वहाँ पे कभी इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यदि यह गोरखालैंड बन जाता है तो इस पूरे समस्या का निराकरण हो सकता है। ये तो एक बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि अगर गोरखालैंड बना के उसे यूनियन टेरिटरी बना देते हैं तो भारत सरकार का वहाँ हस्तक्षेप रहेगा, फिर तो ये कॉरिडोर और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में उस कॉरिडोर के ऊपर गोरखालैंड बनने से कोई खतरा नहीं है। इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को जो ये बताते हैं, तर्क देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है अगर उस प्रदेश में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बलवा हो जाए, तो ये तर्क अपने आप में ही बेमानी है, निराधार है, झूठा है। तो फिर प्रश्न यह है कि गोरखालैंड की जायज़ मांग को आज तक माना क्यों नहीं गया। इसके पीछे मैं 2-3 कारण पाता हूँ, एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस इलाके से मिलने वाला राजस्व, यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ऑलरेडी पर्यटन से यहाँ पे भारी कमाई होती है राज्य सरकार को राजस्व के माध्यम से। दूसरा, यहाँ पे चाय बड़ा उद्योग है और उससे भी बड़ा राजस्व राज्य सरकारों को मिलता है, जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ये मेरे हिसाब से एक प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण जो मैं पाता हूँ कि यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की करीब 18 सीटें हैं। कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इस 1 सीट और 18 सीट के लिए इस पूरे क्षेत्र को अलग करके पूरे बंगाल में अनपॉपुलर हो जाया जाए, क्योंकि इसको बंगाली अस्मिता, बंगाल की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है और पॉलिटिकल पार्टियां जो इसका विरोध करती हैं, जैसे ममता बनर्जी हो गई, वो इस तरह के प्रोपोगेंडे करते हैं। वो बताते हैं कि ये बंगाल की अस्मिता का प्रश्न है। तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इस 1 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीटों के लिए वो पूरे बंगाल में अनपॉपुलर हो जाए। ये दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण जो मैं पाता हूँ कि वहाँ की 2 बड़ी पार्टियाँ जो इस मांग को काफ़ी लंबे समय तक से उठा रही हैं, जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरंग की पार्टी और सुभाष घई सिंह की पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों अक्सर एक पेज पर नहीं दिखती। इन दोनों में मतभेद दिखता है। इसका फ़ायदा उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी ने इन वहाँ पे रहने वाले अन्य समुदाय जैसे कि लेप्चा, तमांग, राय, भूटिया, शेरपा और मांगर के लिए अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड्स बना दिए कि ये खुश हो जाएं और गोरखालैंड की मांग के समर्थन में गोरखाओं के साथ ना आए। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। ये सारी
जो समुदाय हैं ये भी गोरखा लोगों का समर्थन कर रही हैं, परंतु पॉलिटिकल प्रयास ये किया गया कि इनको डिवाइड किया जाए। कारण यही है कि जो दो बड़ी वहाँ पे दल हैं जो इस मांग को लंबे समय से उठा रहे हैं, वो एक पेज पर साथ साथ नहीं दिखते। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है एक पेज पर आने की। सारे वहाँ पे जो नेपाली मूल के भारतीय नागरिक हैं उन सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, और जो भी वहाँ पे दल हैं, ये दो बड़े दल हैं, और भी अगर वहाँ पे कोई संगठन है तो उन सबको एक साथ एक पेज पर आने की ज़रूरत है। तो ये कुछ तर्क हैं जो गोरखालैंड के मांग के विरोध में विरोधी देते हैं। मैंने उसका खंडन करने की कोशिश की है। यदि आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि आप मुझसे असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय महाकाली।